So let's start lecture number 2 on units and measurements. So हम लोग NCERT लाइन बाय लाइन देख रहे हैं एंड NCERT लाइन बाय लाइन्स ये हमारा सेकेंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विच इज़ फिजिकल वर्ड. वी हैव कवर्ड ऑल द लेक्चर्स इनटू इट. अब हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं विच इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसमें हमारा ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया. लेक्चर नंबर 1 में वी हैव मेजरली कवर्ड द मेजरमेंट्स. मेजरमेंट क्यों करना होता है हमारे को और किस लिए मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड क्या प्रोसेस होता है मेजरमेंट का, हाउ इट इज़ लिंक्ड विद द यूनिट्स, और फिर यूनिट्स एंड फंडामेंटल एंड बेस यूनिट्स एंड हाउ द ड्राइव्ड यूनिट्स आर लिंक्ड अप विद द फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो हमने इतना अभी तक देखा था लास्ट लेक्चर में, और हमने वी हैव स्टार्टेड डूइंग द मेजरिंग ऑफ लेंथ थ्रू द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में हमने एक स्कीम थ्रू किया था विद द वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज, और मैंने बोला था अगर आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं तो यू कैन गो एंड चेक माई लेक्चर्स इन अर 300 लेक्चर सीरीज दैट आई एम डूइंग इट ऑन माई चैनल. और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत हमने देख लिया था वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज का प्रिंसिपल क्या होता है. देन वी हैव सीन indirect method of calculating, because हमारे जो physical instruments हैं like meter scales or any other instrument, you cannot able to measure the cosmological distances like planet से आपको कोई nearby star का distance चाहिए, या planet to planet का distance, या you want to see the diameter of the planet, so you cannot able to do that with the scale, physical scale that is you are having, so we need some indirect method. तो हमने देखा था फिर indirect method में we have seen a nice way of how the geometry and the vision is being used to calculate the parallax. Through the parallax we calculate the cosmological distances. तो हमने parallax का concept देखा था and we applied that concept in calculating the cosmological distances. So आज का जो lecture है we are going to cover up from pages 20 to 23. एक बार NCERT में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या cover करेंगे, and then we are going to see a bit more detail कि क्या क्या topic देखेंगे. ठीक है, अब एक NCERT में देख लेते हैं पहले हम क्या क्या cover. सो NCERT में आज का जो हमारा प्लान है वी आर गोइंग टू कवर अप फ्रॉम हेयर. ठीक है, हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया था, वी हैव कवर्ड अप ऑल दिस पॉइंट अप टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब हम आज का जो देखेंगे वी आर गोइंग टू कवर अप दिस एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस and the size of molecule. That is what we are going to size of the molecule. Here we are going to study कि small distances हम लोग measure कैसे कर सकते हैं. Small distances measurement के मतलब हमारा जो instrument होता है उसका resolution इतना होना चाहिए कि दो छोटे से छोटे distances को किस precision से measure कर सकता है. ठीक है, तो हम लोगों ने already इसमें देखा था मीटर स्केल हो गया जो जिसका precision 1 mm है, और 10 to the power -2 मीटर है जिसका प्रेसिजन. और हमने देखा था वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर स्केल का कितना प्रेसिजन है, 10 to the power -4 प्रेसिजन है मीटर, एंड और 0.1 mm, और स्क्रू गेज का 10 to the power -5 मेरा प्रेसिजन है. अप टू दिस प्रेसिजन वी कैन मेजर इट विद अ डायरेक्ट मेथड थ्रू आवर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब उससे भी छोटे हमारे को डिस्टेंसेस चाहिए, तो व्हाट वी नीड एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो इन दिस the concept of optical microscope that we are going to study. but optical microscope की भी कुछ limitation दे रखी हैं, because जो भी ये होते हैं optical microscopes और microscopes and all, इनमें क्या होता है कि we have to जो दो points होते हैं minimum जिसके बीच में हमें distances देखना होता है, that is what we call the resolution. that depends on the wavelength, because it is the light, because optical microscope is we are observing the light which is coming out from those two resolution points. so it also depends के now the light is having the wavelength, so उसकी wavelength के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना resolution होगा, क्योंकि अगर बहुत छोटा resolution है then the चलो I don't want to explain it right now, so we'll explain it once this thing is going to come. So हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से बेटर एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देन आफ्टर दैट इससे भी एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आ गया थ्रू द क्वांटम टनलिंग, दैट इज़ अ टनलिंग माइक्रोस्कोपी. ठीक है, सो हम इन तीनों में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और कौन अच्छा बेटर हमारा रेजोल्यूशन देता है. फिर हम देखेंगे जो हमारा एक सिंपल मेथड है विच इज़ नॉट we are not using any sophisticated instrument. simple method से we are going to calculate the intermolecular distance जो कि 10 to the power almost -9 मीटर के अराउंड है for the oleic acid. ठीक है, तो इसका हम लोग मेजर करने का देखेंगे how we have used mathematics to calculate this the least distance by the simpler method. फिर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, this is all about एक्सप्लेनिंग अबाउट द मैग्नीफिकेशन. अगर आप किसी छोटी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं तो उसके रिलेटिव में हमें बताया गया है कि न्यूक्लियस के रिलेटिव में उसका एटम कितना मैग्नीफाई करेगा. विल सी दिस क्वेश्चन.
उसके बाद हम लोग रेंज ऑफ लेंथ देखेंगे. हमारे को जो प्रैक्टिकल केसेस में हम लोग कई वी आर नॉट यूजिंग direct in smaller things, and in the bigger things we are using some practical units like for the nuclei distances and all, we are using Fermi, angstrom and all. For the larger distances we are using light year and parsec. That is what we are going to see. Mass देखेंगे हम mass है क्या, and then how the now the mass has been linked with some different unit. Earlier it was linked with different unit, so now the mass is, we'll see what is this mass. And practical purpose के लिए for small masses we are using atomic mass unit. And what is this atomic mass unit? And this mass, how this inertial mass has been measured. There are two kind of masses we are going to see, inertial mass and the gravitational mass. So we are going to see कि gravitational mass और inertial mass में क्या difference है and how this been calculated. Depth में नहीं देखेंगे, we'll see just the cursory understanding only. We'll take the cursory understanding. फिर हम देखेंगे range of masses. We'll just skim through it. ठीक है, ये हमारे को रेंज दे रखी है. विल जस्ट सी स्किम थ्रू इट, वी जस्ट टेक अ लाइट ग्लांस ऑन टू इट. देयर इज़ नथिंग टू बी, यू जस्ट हैव टू क्राम इट, देयर इज़ नथिंग टू बी एक्सप्लेन इट हियर. फिर हम देखेंगे टाइम, व्हाट इज़ टाइम, एंड देन व्हाट इज़ दिस लेटेस्ट cesium 133 clock that we are using, and what are the other clocks that are there, like ordinary clocks, quartz crystal clock that we are going to see. Then we are going to see what is the uncertainty in the cesium clock, and what is the uncertainty in our mechanical and the quartz clock. Uncertainty means कि कितना वेरिएशन आ जाता है टाइम में. So that is what we are going to see. फिर उसके बाद हम लोग एरर पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेजरमेंट है तो मेजरमेंट्स में एरर जरूर आते हैं. सो वी हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑफ द एरर. ठीक है, तो एरर का पढ़ेंगे. एरर में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हम. पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन देखेंगे. ठीक है, कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ प्रिसिशन. विल सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन देम, एंड देन आफ्टर दैट विल स्टडी द टाइप ऑफ एरर्स दैट वी आर हैविंग. इसमें एक पढ़ेंगे हम सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर में फिर फर्दर डिफरेंशिएशन है उसका इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन एंड द पर्सनल एरर. ठीक है, फिर हम देखेंगे रैंडम एरर्स. ठीक है, जो कि इरेगुलर एरर्स होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल एरर्स होते हैं. सो सेकंड वी आर गोइंग टू सी रैंडम एरर, और लास्ट देखेंगे आज हम लीस्ट काउंट एरर. ठीक है, लीस्ट काउंट एरर रेजोल्यूशन आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कम आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे. ठीक है, ऑल दीज थ्री थिंग्स अप टू दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप फ्रॉम द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एंड द हाउ द एरर गॉट प्रोपगेटेड. सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं. सो एज I've told you, we are going to cover up from the pages 20 से 23 देखेंगे. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट स्मॉल डिस्टेंसेस थ्रू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड थ्रू क्वांटम टनलिंग. और फिर ओलिक एसिड का देखेंगे हाउ व्हाट इज़ द इन आवर NCERT प्रोसीजर इज़ बिन गिवन, हाउ वी आर गोइंग टू calculate the diameter of oleic acid. So that is what we are going to see. ये थोड़ा बहुत देखेंगे हम मेजरमेंट, मास और टाइम की, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स देखेंगे, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड लीस्ट काउंट. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. सो यहाँ पे हमारे को देखा है एस्टिमेशन ऑफ अ स्मॉल डिस्टेंसेस. ठीक है, तो अब छोटे से छोटा क्या होता है मेरा. सबसे पहले आप मीटर स्केल देखो. मीटर स्केल हो गया ये, सपोज ये आपका 0 मीटर, और ये ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, 0 to 1. अब इसके अंदर रेजोल्यूशन कितने हो गए, 10 होते हैं. 1 2 3 4. इसके अंदर जो रेजोल्यूशन होते हैं मेरे, आई एम हैविंग 0 1 1 2 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये हर एक जो होता है मेरा 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 8 9 10. ठीक है, तो ये 10 mm तक का 10 mm तक का होता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रेजोल्यूशन ऑफ ये इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकता है, 1 mm. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रेजोल्यूशन. अब इससे ज़्यादा हमने देखा था फिर वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल क्या होता है, ये जो पोर्शन है ना, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, तो इसको भी मैं अप टू 10 देख सकता हूँ. तो मैं 0.1 0.2 ये सारे भी देख सकता हूँ. तो इसके अंदर भी मैं 10 डिवीजन देख सकता हूँ मैं, जैसे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. तो इसके अंदर भी 10 डिवीजन देख सकता हूँ थ्रू वर्नियर स्केल. और जो मेरा सपोज वर्नियर स्केल ये हो गया मेरा, ये 0 mm हो गया, ये 1 mm हो गया. ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर था, वो 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये mm हो गया. अब इसके अंदर भी 0 से 1 mm में ये मैंने 1 2 3 4 5 सॉरी ऐसे ले लेते हैं, 0 mm 1 mm, ये mm हो गया. और इसके अंदर जो मेरा वर्नियर स्केल है,
6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। वर्नियर स्केल जो है ये 0 से 1 mm में भी 10 ब्रेक डाउन कर लेता है। तो मेरे को अगर रीडिंग्स हैं तो वर्नियर स्केल आई कैन दिस इज़ माई मिनिमम रेजोल्यूशन इन द वर्नियर स्केल, 0.1 mm तक भी ये मेजर कर सकता है। तो दिस इज़ नथिंग बट माई 0.1 mm। और जो मेरा स्क्रू गेज होता है वो इसमें भी 10 डिवीजन कर लो आप उसके, इसके भी 10 डिवीजन तक मेजर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0.01। तो ये जो है मेरा जो मेरा स्क्रू गेज हो गया, यहाँ पे हो गया 0.1 mm, 0.1 mm। अब इसके भी 10 डिवीजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये भी मेजर कर लेता है, 0 से 0.1 mm तक के भी बीच का रेजोल्यूशन मेजर कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द रेजोल्यूशन, कि कितना छोटा रेजोल्यूशन पावर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ द एबिलिटी टू सेपरेट द टू क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है। और हमने देखा मीटर स्केल में 1 mm होता है, हमारा वर्नियर स्केल में 0.1 mm होता है, और स्क्रू गेज में होता है 0.01 mm, ठीक है। एबिलिटी टू सेपरेट द टू क्लोजेस्ट पॉइंट, बट दैट इज़ लिमिटेड बाय द जो हम देख रहे हैं, वॉट एवर वी आर सीइंग ना, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन के लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लाइट, हमारा जो रेजोल्यूशन होता है ऑफ आवर नेकेड आई, सो दैट ऑन दैट बेसिस वी कुड एबल टू सी द स्क्रू गेज, उसका लीस्ट काउंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर का। बट नाउ देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, बिकॉज वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इज़ लाइक बिकॉज जो दो वेवलेंथ एक्चुअली 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों से क्या हो रहा है, यू will be getting the light reflecting from these 2 points, then only you could able to see the differences between these 2 points. but अगर जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, then you could not able to see कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। then you could not able to see। so तो हमारे जो जितने भी हमारे जितने भी हमारे ये ऑप्टिकल मेजरमेंट्स होते हैं, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। और लाइट के क्या होती है, वेवलेंथ होती है, दैट इज़ लिमिटेड। जो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है मेरी विजिबल लाइट की, दैट इज़ 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। सो दिस ऑल्सो और जो हमारा ऑप्टिकल मेजरमेंट होता है वहाँ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन के वेवलेंथ। तो हाउ द रेजोल्यूशन इज डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ, जितनी छोटी मेरी वेवलेंथ होगी, ठीक है, उतना छोटा मैं डी मेजर कर सकता हूँ। बेटर रेजोल्यूशन है जितनी मेरी छोटी वेवलेंथ है। यहाँ पे जो मेरी वेवलेंथ मेरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की है वो 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम है। सो ये इसलिए अप टू सेल्स और बैक्टीरिया तक देख पाता है, उससे ज़्यादा नहीं देख पाता। उससे ज़्यादा इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ बिग लैम्डा डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस हो जाता है, यू कुड नॉट एबल टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो ये अप टू एटम इट विल सी सेल्स और बैक्टीरिया, नॉट द एटम्स एंड वायरसेस। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से बेटर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। बट हमने देखा बिकॉज ऑफ डी ब्रॉयली ने भी बताया था कि आर इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव, सो इसकी भी लिमिटेशन आ गई, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव, इसकी भी वेवलेंथ होती है। सो दिस ऑल्सो शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस, सो दिस ऑल्सो हैज़ द लिमिटेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग इसका जो मिनिमम रेजोल्यूशन, बेस्ट रिवोल्यूशन जो रेजोल्यूशन देख सकते हैं वो देख सकते हैं 0.6 एंगस्ट्रॉम, और बट इट इज़ बेटर देन दिस, ठीक है। ऑप्टिकल से तो बहुत बेटर है। यहाँ पे ऑप्टिकल हम लोग अप टू 4000 से 7000 तक देख पाते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अप टू 0.6 एंगस्ट्रॉम तक वी कुड एबल टू सी इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट बिकॉज इट इज़ हैविंग द वेवलेंथ, सो दैट इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल्सो हैज़ सम लिमिटेशन। बट हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स, वायरसेस, वी कुड एबल टू सी ऑल दोज थिंग जो कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाते। अब इससे भी छोटी चीज़ के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द वेवलेंथ, तो एक और नेक्स्ट टेक्निक आ गई थी, दिस इज कॉल्ड टनलिंग माइक्रोस्कोपी, विच इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग में बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज़ टनल थ्रू इवन इट इज़ नॉट हैविंग द एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने नेक्स्ट इट विल पास थ्रू वन टू अनदर, एक सरफेस से दूसरे पे चले जाता है, इट विल टनल थ्रू द थिन बैरियर even it is not having the energy, ठीक है। that is what the quantum tunneling का फिनोमिना है। so it is a bit advanced one, but यहाँ पे आप ये देख लो कि इसमें जो मेरी जो वेवलेंथ होती है that it could able to measure less than 0.1 नैनोमीटर, ठीक है, लेस देन 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। इससे कम भी वो इतनी भी इट कुड एबल टू मेजर। सो यहाँ पे जो टाइनी डिस्टेंस अप टू 0.01 नैनोमीटर है, सो इट कुड एबल टू मेजर दोज थिंग्स टनलिंग माइक्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। सो इस पार्ट में हमारे को ये दे रखा है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वी यूज़
पहले हमारे को बता रखा है कि इतने छोटे डिस्टेंसेस के लिए 10 to the power -8 -10 के लिए यू कुड नॉट एबल टू यूज स्क्रू गेज एंड द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर एंड फॉर दैट यू यूज़ द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में भी आपने सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की यूज़ किया, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, बिकॉज हमने देखा जितना छोटी वेवलेंथ होगी उतना मेरा बेटर रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, उतना मैं छोटा मेजर कर पाऊंगा उतना बेटर रेजोल्यूशन, जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना मेरा पुअर रेजोल्यूशन होगा। तो हमने पहले देखा ऑप्टिकल, उसकी लिमिटेड है वेवलेंथ, फिर हमने कहा है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास आ गए, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास भी वेवलेंथ होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। तो हमने देखा वो हम 0.6 एंगस्ट्रॉम तक देख सकते हैं, बट एटम्स और वायरसेस का देख सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम सेल्स एंड बैक्टीरियाज तक का देख सकते हैं रेजोल्यूशन। फिर उससे भी बेटर एक टेक्निक आई थी हमारी टनलिंग माइक्रोस्कोपी, जिसके हम और भी छोटे डिस्टेंसेस देख सकते हैं अप टू 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। सो दैट्स इज बिन रिटन हेयर अप टू दिस पॉइंट। अब हम देखते हैं एक सिंपल मेथड दे रखा है हमारे को टू यूज़ नॉट एनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस। सो हम सिंपल मेथड से साइज ऑफ ओलिक एसिड बताएंगे कि इट इज़ द होल मेथड इट्स बिन गिवन कि आप हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द साइज ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या एक प्रोसीजर दे रखा है, विल अंडरस्टैंड दैट प्रोसीजर कि किस तरीके से निकाला हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि विद दिस साइज ऑफ ओलिक एसिड, साइज थोड़ा बड़ा होता है इसके मॉलिक्यूल का, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द ओलिक एसिड। सो इट इज़ अ सोपी लिक्विड विद अ लार्ज मॉलिकुलर साइज, और उसका जो साइज़ का होता है 10 to the power -9 मीटर के अराउंड का होता है, ठीक है। नाउ द आइडिया इज़ टू फर्स्ट फॉर्म द मोनो मॉलिकुलर लेयर बनानी होती है इसकी, ऐसे ऑन सम वी नीड टू मेक द मोनो लेयर बनानी होगी इसकी लेयर बना लेगी जिसकी थिकनेस टी होगी, और इसका फिर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया इंटू टी करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू कि हम जो वॉल्यूम इसका ड्रॉप करेंगे किसी सरफेस के किसी वाटर के ऊपर इसका वॉल्यूम ड्रॉप करेंगे, दैट वॉल्यूम वी आर गोइंग टू टेक ए इंटू टी, एरिया मुझे वी विल कैलकुलेट इट ईजिली, सो विल सी हाउ एंड देन फ्रॉम हेयर वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस टी। ये मोनो लेयर बनानी है हमें, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस मोनो लेयर। सो फर्स्ट हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, उसको पहले अल्कोहल के अंदर डाला, अल्कोहल के अंदर इसलिए कि इट विल गेट इवेपोरेट एज सून एज वी पुट इट इन द वाटर। सो वी डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन द अल्कोहल, ठीक है, तो मेक अ सोल्यूशन, ठीक है। और अल्कोहल कितना लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 में 20 डाल दिया, तो अभी कितने इसका कंसनट्रेशन हो गया 1/20। अब इसमें से मैंने फिर से 1 निकाला, ठीक है, और उसको फिर मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डाल दिया। तो अब ओलिक एसिड की कंसनट्रेशन कितनी हो गई मेरी, दैट इज़ 1/400, ठीक है, 1/20 इंटू 20 1/400 हो गई, क्योंकि इसका भी मैंने 1 पोर्शन निकाला और इसको भी मैंने, इसमें कितनी कंसनट्रेशन है 1/20। अब इसमें भी इसका मैंने इसका निकाला एंड आई जस्ट पुट इट इन 20 सेंटीमीटर फर्दर, फाइनल कंसनट्रेशन मेरी कितनी आ गई 1/20 इंटू 20। सो ये मेरी फाइनल कंसनट्रेशन आ गई ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। दिस इज माई कंसनट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड। नाउ वी व्हाट वी विल डू, विल स्लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ठीक है। देन वी पुट वन ड्रॉप ओलिक एसिड की ड्रॉप लेते हैं, वी जस्ट पुट इट ऑन द दिस, जहाँ पे हमने लाइकोपोडियम पाउडर डाला है वाटर के ऊपर, वी जस्ट पुट द ओलिक एसिड ड्रॉप एंड वी स्प्रेड इट लार्जली ऑन द वाटर, कि उसकी एक थिन फिल्म बनाते हैं। जैसे हमने देखा ना, इसके ऊपर जैसे वाटर इसके ऊपर डाला और इसके ऊपर वी स्टार्टेड मेकिंग अ थिन फिल्म ऑफ दिस ओलिक एसिड, ठीक है, इसकी एक थिन फिल्म बनाते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वील फाइंड आउट कि हम आपने कितना सॉल्यूशन डाला, ठीक है। सो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स डाली और हर एक ड्रॉप का जो है वॉल्यूम है v, ठीक है। दिस इज माई टोटल सॉल्यूशन दैट यू पुट in this beaker which contains the water, ठीक है। Now this amount of oleic acid, it is, इसमें ओलिक एसिड कितना था जो आपने सॉल्यूशन लिया है, दिस इज n इंटू वी, और इस कंसनट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना था 1 इंटू 20 इंटू 20। सो इतना ओलिक एसिड इस टाइम जो मैंने लेयर बनाने में मेरा चला गया, इतना ओलिक एसिड मेरा आ गया जिससे मेरी लेयर बनी है, ठीक है। दिस इज माई ओलिक एसिड कंसनट्रेशन। नाउ दिस ओलिक एसिड कंसनट्रेशन, व्हाट इज दिस, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द ओलिक एसिड स्प्रेड फास्ट surface पे, suppose this is my surface, so this oleic acid it is going to spread fast on the surface। तो क्या होगा, मैं I'll take a very thin sheet और I'll calculate the area, कितना एरिया वो बनाएगा उसके ऊपर, जो ओलिक एसिड है जो स्प्रेड होगा वाटर के ऊपर, ठीक है, और वो it will make some area ना, so I'll take a sheet and I'll try to calculate it spread to form a sheet film of area A and I'll calculate this value of the area, ठीक है।
ये मैंने एरिया थ्रू सम पेपर और थ्रू सम मैकेनिज्म आई जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है। उसको मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब नाउ मुझे पता है कि मेरा जो ओलिक एसिड का जो मैंने टोटल वॉल्यूम कितना डाला था, दैट इज़ n इंटू वी, जो मेरा नंबर ऑफ ड्रॉप और पर ड्रॉप का मेरा वॉल्यूम, इंटू 1/20 इंटू 1/20, ये मेरा ओलिक एसिड की कंसनट्रेशन था। दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया इंटू टी, ठीक है। ये मैंने एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट किया है विथ सम पेपर, जो कि मैंने उसके ऊपर रख दिया था, जो मेरी थिन फिल्म बनी थी। आई जस्ट पुट द स्मॉल पेपर ऑन टू इट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है। सो यहाँ से मेरा थिकनेस आ गई। अगर मैं इसको ए को नीचे ले आऊँ, सो मेरा ए नीचे आ गया एंड आई हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी हेयर, ठीक है। तो थिकनेस आ गई मेरी n इंटू वी, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई एरिया। इफ़ यू एज्यूम दैट द फिल्म हैज़ दिस फिल्म हैज़ ए लोअर वन सिंगल मोनोलेयर है, सो जो थिकनेस आएगी दैट इज़ नथिंग बट द डायमीटर ऑफ माई मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड विच कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻⁹ मीटर। सो दैट इज व्हाट्स द प्रोसीजर, ईजी वे टू कैलकुलेट सच अ स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, साइज ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है कि वो 10⁻⁻15 से -15 से 10⁻⁻14 तक वेरी करता है। अब इसके अंदर कह रहे हैं इसको मैग्नीफाई करो कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे हमारा न्यूक्लियस ये होता है और ये मेरा एटम हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैग्नीफाई कर दिया, जो मेरा न्यूक्लियस था। अब जो न्यूक्लियस हो गया वो मेरा 10⁻⁻5 हो गया सपोज, ठीक है। फ्रॉम 10⁻⁻10 से -15 से मैंने मैग्नीफाई करके इसको 10⁻5 कर दिया। कितना मैग्नीफिकेशन हो गया इसका, 10⁻10 मैग्नीफिकेशन हो गया, ठीक है। इसका मैग्नीफिकेशन 10⁻10 हो गया। अब सेम मैग्नीफिकेशन का अगर मेरे को बताना है, ये जो मैग्नीफिकेशन मैंने 10⁻5 किया, इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ माई पेन, ठीक है। इट इज़ बिन रिटन, इट इज़ एज्यूम द टिप ऑफ द पेन इज ऑफ द रेंज दिस, तो मैंने इतना ही किया। सो दिस इज़ माई टिप ऑफ पेन, ठीक है। माई न्यूक्लियस इज़ माई टिप ऑफ पेन। तो मेरे को बताना है कि एटम कितना बड़ा होगा, एटम का साइज़ जो आएगा, देन दिस एटम विल बी द साइज़ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग स्फेयर, ठीक है। तो अगर ये टिप ऑफ पेन है मेरा, देन एटम विल बी के 1 मीटर लॉन्ग। If here it is written that the nucleus in an atom is as small as the size as the tip of the sharp pin placed at the center of the sphere of the radius of about 1 meter long. So जो मेरा जैसे अगर ये टिप ऑफ पिन है, सो जो मेरा सपोज इट इज़ नॉट अ 1 मीटर बट इट इज़ अ 1 मीटर सर्कल होगा, सो दैट विल बी द रेडियस, ठीक है। वो इतना मैग्नीफाई हो जाएगा रेडियस उसका। सो इट इज़ जस्ट ए टेक्निक ऑफ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट पेज में हमारे को यहाँ पे वी आर गिवन द रेंज ऑफ लेंथ, ठीक है। सो हम यहाँ पे रेंज दे रखी है 10⁻⁻14, जो कि टाइनी न्यूक्लियस ऑफ द एटम होता है, इसकी रेंज। एंड द मैक्सिमम द बिगेस्ट रेंज इज 10⁻26 मीटर, दैट इज़ अ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। फिर हम सर्टेन यूनिट ऑफ लेंथ यूज़ करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, कि अगर कोई बहुत छोटा देखना है या बहुत बड़े मेरे को डिस्टेंसेस देखने, फॉर दैट वी यूज़ डिफरेंट सेट ऑफ लिमिट्स। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मेरे को एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियस का मेरे को डिस्टेंसेस देखना है, वी यूज़ फर्मी एंड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे वेवलेंथ हमने देखी थी जो विजिबल लाइट की, वी आर सीइंग इट इन एंगस्ट्रॉम नॉट इन द मीटर। सेम वे वी आर सीइंग इन एंगस्ट्रॉम, वी आर सीइंग इन नैनोमीटर। सो छोटे छोटे डिस्टेंसेस वी ट्राई टू सी इट इन एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी, और फिर जो बड़े डिस्टेंसेस हैं वील सी इट इन वन ऑफ द यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन ऑफ द यूनिट इज लाइट ईयर, व्हेन वन ऑफ द यूनिट इज पारसेक, ठीक है। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि दिस इज माई दिस के जो अर्थ है, इट इज़ टेकिंग, दिस इज़ माई सन, ठीक है। सो अर्थ इज टेकिंग दिस इज माई अर्थ। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 AU होता है, ठीक है। इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो ये दिस इज माई 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ एंड द वैल्यू इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सेम वे लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट को ट्रैवल करने में जो डिस्टेंस लग रहा है इन 1 ईयर, सो दैट इज़ व्हाट द वन लाइट ईयर। सो लाइट ईयर इज़ माई यूनिट ऑफ लेंथ की यूनिट है पहले तो। और लेंथ कितनी है ये कि लाइट को एक साल में कितना लेंथ ट्रैवल करने में लग रहा है, ठीक है। लाइट की जो स्पीड है 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो अब साल भर में इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज़ व्हाट माई लाइट ईयर इज़। और वो कितना करता है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वन लाइट ईयर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और 1 पारसेक क्या होता है, 1 parsec is we'll see it in this figure. So the earth is revolving around the sun. If this is 1 AU, so जो 1
सेकंड का जो एंगल बनता है ना कि इन दोनों के बीच का जो रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है 1 सेकंड का जो एंगल बन रहा है, ठीक है। सो दिस 1 सेकंड एंगल, दिस 1 सेकंड एंगल जब बन रहा है, सो ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अ पार्सेक। सो नाउ 1 सेकंड एंगल कितना आ गया आपका 1 AU डिवाइडेड बाय 1 पार्सेक। सो 1 पार्सेक कितना हो गया, इज माई 1 AU डिवाइडेड बाय योर 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड की आप वैल्यू डाल सकते हैं, यू गेट द वैल्यू ऑफ पार्सेक। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करी थी 1 सेकेंड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ पार्सेक एज 3.08 इंटू 10⁻16। सो पार्सेक इज़ द बिगेस्ट यूनिट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, उसके बाद लाइट ईयर, और उससे कम होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन तीनों में अगर हम देखें तो, ठीक है, सबसे बड़ी इसमें पार्सेक होती है, राइट। क्लियर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास। सो मास इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो इट इज़ अ इनर्शिया दैट रेजिस्ट द चेंज, ठीक है। दो तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ एन इनर्शिया दैट रेजिस्ट द चेंज, और सेकंड है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर के उसके अंदर टोटल कितने एटम्स और पार्टिकल्स हैं, उनका पूरा वेट मिला के, उन सब के एटम्स और पार्टिकल्स का जो वेट बना के मिलता है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इट इज़ नथिंग बट द टोटल मास जो बनता है, ठीक है। सो दो तरीके के मास होते हैं मेरे, इनर्शियल मास। तो इनर्शियल मास जो होता है जो F = ma वाली सिचुएशन कंडीशन से आता है, जो यहाँ पे इनर्शिया होता है ना, ये वाला m = F/a, ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। सो यहाँ से जो मास आता है दैट इज़ माई इनर्शियल मास, एंड सेकंड मास इज अगर मैं Gm1m2/r², जो यहाँ से जो मेरा मास आता है दैट इज़ माई ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये Gm1m2, ये m1 जो है अर्थ का मास हो गया, और ये जो m2 हो गया ये आपकी बॉडी का मास हो गया। तो यहाँ से जो मास आएगा m2 दैट इज़ व्हाट योर ग्रेविटेशनल मास, और यहाँ से जो m आएगा कि इफ़ सम फोर्स इज बीन अप्लाई टू एंड यू आर मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन यू आर गेटिंग दिस इज इन माई इनर्शियल मास, ठीक है। सो इट्स बीन रिटन दिस ओनली, and this is a basic property of matter. It does not depend on temperature. Fundamental property, it does not depend on your temperature, pressure, location or of the object in the space. Iski SI unit it's our kilogram. Earlier it was based on some different standard of unit hoti thi, but now this is also linked with Planck's constant, ठीक है। अब सारी हमने देखा ना, सारी की सारी यूनिट जो है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, दैट्स बीन लिंक्ड विद सम कांस्टेंट। पहले जो होता था मास, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद सम कांस्टेंट, सो नाउ इट इज़ लिंक्ड विद प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जितनी भी यूनिट्स मेजर करने की, इसमें नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी होती है। तो और मास जैसे हमने यहाँ पे देखा वाइल डीलिंग विद द लेंथ, तो हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वी यूज़ डिफरेंट लेंथ यूनिट्स, डिफरेंट लेंथ लेते हैं। सेम वे फॉर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग वी डोंट डिफाइन इट इन kgs एंड ऑल, वी डिफाइन इट इन एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, इट इज़ नथिंग बट 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻27, इट इज़ 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हमने देखा कि इनर्शियल बैलेंस आपका जो कॉमन बैलेंस होता है, जो एट योर ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह पे जो कॉमन बैलेंस होता है, थ्रू दैट बैलेंस शॉप इट इज़ there it's been used as to calculate the mass, or if you wanted to for the small masses and all, जैसे हमारे जो नॉर्मल लेबोरेटरी और टेरेस्ट्रियल पर्पसेस के मासेस होते हैं, वी डू इट विद द कॉमन बैलेंस, बट फॉर द लार्जर मासेस एंड ऑल लाइक प्लैनेट एंड स्टार वी यूज़ द ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रॉम देयर वी यूज़ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लार्जर मासेस, ठीक है। और एक और तरीका होता है कि फॉर द एटॉमिक पार्टिकल्स का अगर मास लेना होता है, वी यूज़ अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरीज प्रोपोर्शनल टू द मास। तो उसके अंदर क्या होता है कि वी आयनाइज द पार्टिकल फर्स्ट, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं जिससे वो स्पीड बढ़ती है, एंड देन वी पुट इट इन द मैग्नेटिक फील्ड जिससे वो कर्व बनता है। सो दिस कर्व जितना जितना इसका रेडियस बनेगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मास। सो दिस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ना, सो जितना बड़ा कर्व बन रहा है उतना बड़ा मास हो रहा है, तो वी टेक दिस एज अ प्रोपोर्शनल। सो हम लोग एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हैं विच इज कॉल्ड अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इज फॉर द मास, ठीक है। नाउ रेंज ऑफ मासेस हैज बीन गिवन, मिनिमम कितनी दे रखी है 10⁻⁻30, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द ह्यूजेस्ट एंड द बिगेस्ट मास इज द मास ऑफ द यूनिवर्स 10⁻55, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा कंपैरिजन में दे रखा है कि साइज ऑफ आवर गैलेक्सी इज 10⁻21। दिस इज़ द रेंज ऑफ लेंथ की रेंज दे रखी है। सो स्मॉलेस्ट वन इज़ द प्रोटॉन वन 10⁻15, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्रोटीन का दे रखा है हमारे को, फिर न्यूक्लियस का दे रखा है 10⁻14, देन इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। सपोज वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है आपको 10⁻7, देन we know the radius of earth 10⁻7, so it is just the comparison, it's been given smallest to biggest one, ठीक है।
नाउ आई विल मूव ऑन. सेम वे यहाँ पे मासेस का आपको कंपैरिजन दे रखा है. इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻30, देन प्रोटॉन का हो गया 10⁻⁻27, एंड देन यू विल सी इट इज़ फॉर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इट इज़ 10⁻55. ठीक है. मून का हो गया आपका 10⁻23, अर्थ का हो गया 10⁻25. ठीक है. और नाउ विल मूव ऑन टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो टाइम बेसिकली आप अगर देखो फिलॉसफी में, सो टाइम इज़ नथिंग बट के एक होता है फिलोसफिकल टाइम, एक होता है जस्ट यू आर सीइंग द टाइम कीपिंग. ठीक है. आप जस्ट यू आर मेजरिंग द के जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसका यू जस्ट मेजरिंग के अक्रेंसेस ऑफ इवेंट्स. ठीक है. वो एक क्लॉक के थ्रू तो हो जाता है अगर आप बट फिलोसफिकल टाइम क्या होता है बेसिकली कि इफ़ यू सी एनी चेंज, अगर आप इस मोमेंट देख रहे हैं और यू सी समथिंग आफ्टर सम टाइम. ठीक है. सो अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ आपके सामने, सो यू विल से कि टाइम हैज़ नॉट चेंज. ठीक है. बट in terms of the clock is keep on ticking, so it will tell you the time. But that's why the time is like what time is like. One is the philosophical time which is there in the mind, another one is the time that we are utilizing by the with the help of clocks. So here we are not talking about the philosophical times, we are talking about the time with the clocks that we are using. We are between the phenomena जो भी occurrences हो रहे हैं, we are calculating the time between them. ठीक है. So हम लोग जो यूज़ करते हैं, we are using the जो standard यूज़ करते हैं, atomic standard, which is a periodic vibration of cesium atom. ठीक है. So here cesium clock which is called a atomic clock. So ये क्या होती है कि एक सेकेंड में it is doing a this much set of vibration. ठीक है. 9.19 GHz, this much set of vibration, and this vibration is coming in the microwave region. ठीक है. This set of vibration is coming in the microwave region. This of cesium, this happen when the cesium atom make a transition into hyperfine level of states. ठीक है. In that then it will emit the photon which is doing the radiation of this much radiation. It is this much is the frequency of the photon that has been emitted. ठीक है. And it is in the microwave region. देन हमारे पास जो और रेगुलर क्लॉक्स होती हैं, तो दिस इज़ फॉर द एटॉमिक क्लॉक. सो वी आर हैविंग द मैकेनिकल क्लॉक्स जो हमने देखी होंगी, द मैकेनिकल क्लॉक्स जो पुराने टाइम पे चलती थी. सो दैट मैकेनिकल क्लॉक इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द बैलेंस व्हील टू बैलेंस व्हील का रेगुलेशन होता है, बट दैट इज़ क्वाइट इंट्रिकेट. दैट्स वाई द मैकेनिकल वॉचेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव. देन अनदर वन जो अभी लेटेस्ट में चल रही है हमारी, विच इज़ फॉर द मास प्रोड्यूस, इट इज़ अ क्वार्ट्स क्रिस्टल. तो क्वार्ट्स क्रिस्टल का जो हमारा जो प्रिंसिपल होता है, सो ऑर्डिनरी वॉच हो गई हमारी मैकेनिकल वॉचेस. सो इट इज़ हैविंग लाइक अ वेरिएशन. अगर बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड है तो दैट विल कम लाइक सुपर एक्सपेंसिव. तो वहाँ पे हमारा जो टाइम जो होता है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वेरी. बट नॉर्मल अगर आप मैकेनिकल वॉच ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट मच एक्सपेंसिव. सो देर इज़ अ टाइम लॉस ऑफ 5 to 20 seconds. So there is this much is the variation it is going to coming. ठीक है. So this much is the uncertainty in the ordinary watch. Quartz जो watches होती हैं, that depends on the principle of piezoelectric जो property होती है. इसमें क्या होती है कि if you give a mechanical stress to the material, so वो electric voltage create हो जाती है, और vice versa. अगर आप उसमें electrical current दोगे, so उसमें it will get stressed. So this is what the piezoelectric property. So on this property only this quartz material it's been working. ठीक है. And it is calculating, it is giving us a motion, and it is giving us a time keeping. ठीक है. Cesium clock was very much accurate that we have seen. It has been maintained by National Physical Laboratory. Now the uncertainty of the cesium clock. ठीक है. सो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, जो कि ग्रीनविच टाइम से 5:30 प्लस में चलता है, सो दैट इज़ बीन केप्ट लिंक्ड विद द एटॉमिक क्लॉक्स ओनली. एंड द अनसर्टेनिटी इन द सीजियम क्लॉक इज़ नथिंग बट 1 in the part of 10 to the power 13. ठीक है. सो दैट मीन्स 3 microsecond in 1 year, दैट इज़ द अनसर्टेनिटी इन टू इट. और सी द अनसर्टेनिटी इन आर रेगुलर क्लॉक्स, ऑर्डिनरी क्लॉक्स, 5 to 10 second a day. And here if you see 3 microsecond in 1 year, that's much is the uncertainty is there. And this we use this standard second we use to calculate the speed of light also, or sorry, path length also we use to calculate this time period. We used that also.
हेयर इट इज़ बीन गिवन कि एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना दे रखा है, द इसका मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, इसका 10⁻84 आता है और इसका मैक्सिमम मिनिमम इट इज़ 10⁻41 आता है. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ समथिंग कोइंसिडेंट है कि मिनिमम और मैक्सिमम में मास में, मिनिमम और मैक्सिमम में टाइम में और मिनिमम और मैक्सिमम में लेंथ में देयर इज़ अ लाइक 41 का वेरिएशन है. सो इज़ इट अ कोइंसिडेंट और समथिंग इज़ बिहाइंड दिस. ठीक है, इतना हमारा हो गया. अब हमने मेजरमेंट देख लिया. ठीक है, सो अब मेजरमेंट जब हमने कर ली, सो मेजरमेंट के बाद पहली चीज़ होती है हमारा कि मेजरमेंट आपने कर ली, बट मेजरमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व सम एरर. ठीक है, यू कैन नॉट हैव द परफेक्ट वैल्यू. आप मेजर कर रहे हैं बिकॉज नो वन नोज द परफेक्ट वैल्यू. आप कुछ करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. ठीक है, सो इट इज़ ऑल बिकॉज नो वन नोज द ट्रू वैल्यू, सो वी हैव टू accommodate द एरर इनटू आवर मेजरमेंट. बिकॉज क्या होता है ना, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, आप क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का. दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ बिन लिंक्ड विद सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. लाइक हमने देखा था F=ma अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मास का मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कर रहे हैं. सो दीज टू मेजरमेंट इज़ गोइंग टू गेट प्रोपोगेटेड इनटू द फोर्स. अगर हमारे इसमें कुछ एरर आ गया, इसमें कुछ एरर आ गया, ये सारा प्रोपोगेट होगा. सो वी हैव टू मिनिमाइज द एरर. हमें मिनिमाइज करना होता है एरर को, सो दैट इट विल नॉट बी कीप ऑन प्रोपोगेटिंग. सो हमारे को फोर्स की वैल्यू कुछ और गलत दे देगा. और अगर हम कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ डैमेजेस. ठीक है, ह्यूमन डैमेज भी कर सकता है. इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट कर सकता है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है, इनएफिशिएंट सिस्टम बनाते हो आप. सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू टेक केयर ऑफ errors also. You need to account the errors also while you're doing the measurement. So that's why the error is again one of the most important thing, because measurement is like the fundamental for your physics. कि जहाँ से measurement start हो रही है वहाँ से physics start हो रही है. So while doing the measurement you need to accommodate the errors also. So अब हम errors पढ़ेंगे. But error और efficiency में एक वो होता है, cost का relation होता है कि आपको super efficient चीज़ें चाहिए तो एरर मिनिमाइज होगा, बट आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी. सो यू हैव टू प्ले अराउंड कि आपको कितने लेवल तक एफिशिएंसी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कम एफिशिएंसी से भी काम चला सकते हो, बट यू आर यूटिलाइजिंग अ सुपर प्रिसिशियस थिंग टू कैलकुलेट द वैल्यू. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट बीन एडवाइजेबल. सो हम लोग एक कॉस्ट और एरर के बीच में विल सी अ रिलेशनशिप. ठीक है, एक होता है कि कितना एरर आप एकोमोडेट कर सकते हो. अगर कोई चीज़ आपकी फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट्स एंड ऑल, सो देयर द एरर इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट. सो वहाँ पे हम लोग वी नीड टू हैव एवरीथिंग प्रिसाइज. तो वहाँ पे जो हमारी एरर कीपिंग हमें बहुत स्मॉल रखनी पड़ेगी इन द फ्लाइट सिस्टम रेडार सिस्टम. सो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी हमारे को अपनी एरर कीपिंग. तो फॉर दैट सिस्टम वी हैव टू बिल्ड अप अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जहाँ पे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है. ठीक है, सेम यही चीज़ आपको यू डोंट हैव टू डू इट इन अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द एरर कीपिंग. सो नाउ एरर में सबसे पहले हमारा आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन एरर. ठीक है, पहले ये दो टर्म देखते हैं हम, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन एरर. ठीक है, इन द मेजरमेंट. सो इस वाले वी सी दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स से हमारे को पता लग जाएगा व्हाट इज़ माय एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ माय प्रिसीजन. एक्यूरेसी हमारा जो एक्यूरेसी होती है कि आपकी ट्रू वैल्यू के आप कितने पास हो. ठीक है, अगर आपकी ट्रू वैल्यू अगर 10 है, सो और आपकी जो एक्सपेरिमेंट के बाद वैल्यू निकल के आई है वो आई है 10.1 और दूसरी आई है 12. ठीक है, आप सबसे ज़्यादा किसके पास हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसके पास हो, कि ये वाली. ठीक है, बिकॉज इट इज़ कमिंग 10.1 और ये 12 है. तो यहाँ पे सबसे कम which this much is close to this 10 ना, so that is a accurate. So this is a accuracy कि जितना आप close to true value हो that means you are accurate. ठीक है, suppose my true value is this one. तो अब इसमें कौन सा मेरा सबसे ज़्यादा accurate है, कि ये सबसे ज़्यादा accurate है क्योंकि it is close to my true value. It is close to my true value ना, so this is accurate. इस वाले केस में देखो, यहाँ पे देखो, so it is true value से सारी चीज़ें that is छितराई हुई हैं. ठीक है, बट इट इज़ अवे बट इट इज़ नियर टू द ट्रू वैल्यू. ठीक है, इट इज़ नियर टू द ट्रू वैल्यू. इसमें देखो ये ट्रू वैल्यू से सारी वैल्यू इट इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. ठीक है, सारी वैल्यू क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. सो दिस इज़ लो एक्यूरेसी. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा लो एक्यूरेसी दूर है. यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू सारी दूर है इससे, सो इट इज़ अ लो वैल्यू. और यहाँ पे देखो इट इज़ नियर टू इट, सो ट्रू वैल्यू के नियर है. ठीक है, सो दैट इज़ अ हाई एक्यूरेसी और ये मेरी बेस्ट एक्यूरेसी है बिकॉज इट इज़ क्वाइट नियर. ठीक है, उसमें भी ट्रू वैल्यू से जो सबसे पास हो उसकी हाई एक्यूरेसी होगी, तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है. अब प्रिसिशन क्या होता है कि मिनिमम जो मेरा रेजोल्यूशन है कि कितना मेरी जो रीडिंग्स आ रही हैं उन दोनों में कितना मेरा वेरिएशन है रीडिंग्स में. ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप कितनी रीडिंग्स कितनी पास है, दैट मीन्स इट इज़ हाई प्रिसिशन. ठीक है, कितना मेरा रेजोल्यूशन है
के दो मेजरमेंट्स के बीच में, सो इट इज़ हाई प्रिसीजन। ये लो प्रिसीजन है। यहाँ पे देखो एक मेजरमेंट ये एक ये एक ये एक ये, तो कितनी दूर दूर है मेरे मेजरमेंट, सो दिस इज़ अ लो प्रिसीजन। सेम वे यहाँ पे देखो कितने पास पास मेरे मेजरमेंट्स हैं, सो इट इज़ अ हाई प्रिसीजन गेम। यहाँ पे मेरे अगेन दूर दूर है, इट इज़ अ लो प्रिसीजन। नाउ दिस इज़ अ केस ऑफ हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी बिकॉज माई प्रिसीजन इज़ हाई, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स है उनके बीच का भी रेजोल्यूशन, उनके बीच का भी मेरा डिफरेंसेस इज़ क्वाइट नियर। सो प्रिसीजन इज़ कि जो मेरी रीडिंग्स आ रही हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं, दैट इज़ व्हाट द प्रिसीजन। तो यहाँ पे रीडिंग्स जो हैं आपस में क्लोज हैं, हाई प्रिसीजन। और ये सारी की सारी जो रीडिंग्स हैं दैट इज क्लोज टू माई ट्रू वैल्यू, सो इट इज़ हाई एक्यूरेसी। सो दिस मैट्रिक्स इज माई हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी। अब सेकंड देखते हैं। सो ये मेरा ट्रू वैल्यू है, अब ये मेरी वैल्यू नियर टू द ट्रू वैल्यू है, बट यहाँ पे प्रिसीजन नहीं है बिकॉज जो आपस में वेरिएशन है इनका, सपोज इसका 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 इसका, तो ये वेरिएशन इज़ क्वाइट हाई बिटवीन दैम, बिटवीन द रीडिंग, सो इट इज़ अ लो प्रिसीजन बट हाई एक्यूरेट। अब इसमें देखते हैं, इट इज़ ये सारी की सारी मेरी रीडिंग्स बहुत पास पास हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ हाई प्रिसीजन गेम। बट यहाँ पे क्या है, इट इज़ क्वाइट अवे, क्वाइट फार अवे, ये यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है। सो इट इज़ लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन। और लास्ट ये देखते हैं, ये तो सारे के सारे इट इज़ फार अवे फ्रॉम द टू वैल्यू प्लस दे आर ऑल्सो स्प्रेडेड, ठीक है। इनकी आपस में भी रीडिंग्स काफ़ी स्प्रेडेड है, सो दिस इज़ लो प्रिसीजन लो एक्यूरेसी। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। इस मैट्रिक्स से आपको क्लियर हो गया होगा द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो एक बार इसमें देख लेते हैं। सो मेजरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने ऑलरेडी देखा। सो हर मेजरमेंट में यू गेट सम अनसर्टेनिटी दैट यू नीड टू अकाउंट विच वी कॉल अ एरर, ठीक है। वी डिस्टिंग्विश द एरर विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। दैट इज एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ आवर मेजर्ड वैल्यू एंड रेजोल्यूशन इज द लिमिट टू द क्वांटिटी, कि कितना क्लोज है मेरी रीडिंग्स। लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ इट डिपेंड्स, जो प्रिसीजन है दैट डिपेंड्स ऑन माई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर मेरा मीटर स्केल है, अगर मेरा वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल में और पास पास रीडिंग्स होंगी क्योंकि उसका रेजोल्यूशन और कम है। सपोज वर्नियर स्केल इज़ गोइंग टू गिव मी रीडिंग 11.11, 11.23 लाइक दैट, बट मीटर स्केल कैसे देगा 11.3, 11.4, 11.5 लाइक दैट मीटर स्केल इज़ गोइंग टू गिव यू द रीडिंग। सो जितना हाई रेजोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रिसीजन होगा इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका प्रिसीजन होगा। अगर स्क्रू गेज देखोगे आपका उतना ज़्यादा प्रिसीजन होगा। तो the higher is your resolution, the higher is your least, the smaller, so high resolution is your high precision, ठीक है। लीस्ट काउंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा होगा उतना ही हाई प्रिसीजन होगा, ठीक है, उतना ही हाई प्रिसीजन होगा। बिकॉज हाई लीस्ट काउंट मीन्स आप सबसे छोटी वैल्यू देख, जिसका सबसे छोटा लीस्ट काउंट होगा, सॉरी हाई लीस्ट काउंट का मतलब मेरा कहने का है सबसे छोटा लीस्ट काउंट। जैसे स्क्रू गेज होगा, इसका 0.01 mm है, तो इट इज़ हैविंग अ बेटर लीस्ट काउंट देन वर्नियर कैलिपर, तो इट इज़ हैविंग अ हायर, इट इज़ अ लो लीस्ट काउंट, सो इट इज़ हाई, इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है एंड इट इज़ हाईली प्रिसाइज, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि सपोज लेंथ है, ठीक है, द ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ इज़ 3.678 ट्रू वैल्यू है। रेजोल्यूशन जिससे हम कर रहे हैं वो है 0.1 पहले से, और उसने जो मेरे को वैल्यू बताई है 3.5, ठीक है। अब दूसरा मैंने किया, उसका रेजोल्यूशन है 0.01, बट उसने मेरे को वैल्यू बताई 3.38। अब ये देखो ये वाली वैल्यू 3.5, इट्स नियर टू दिस वैल्यू, सो ये मैं कह सकता हूँ हाई एक्यूरेसी है, बट यहाँ पे प्रिसीजन कम है बिकॉज इसका जो लीस्ट काउंट है वो छोटा है, ठीक है। लीस्ट काउंट जो बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इसका 0.1 है, तो यहाँ पे कह सकता हूँ हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन है। बट यहाँ पे क्या है, इसका प्रिसीजन बहुत हाई है, इट इज़ गिविंग मी द वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बट यहाँ पे क्या है, ये इट इज़ फार अवे फ्रॉम माई ट्रू वैल्यू। 3.38 इज़ फार अवे फ्रॉम माई 3.658, सो इट इज़ फार अवे, सो आई कैन से इट इज़ अ लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन हियर, राइट। ओके, अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी दस द मेजरमेंट इज, सो मेजरमेंट जो है वी हैव टू टेक, एवरी मेजरमेंट इज काइंड ऑफ एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रू वैल्यू, so every measure is kind of approximate value, so we have to accommodate the error into it. Now we'll see, we'll classify the error into three ways. It is our systematic errors, random errors, or another one is my least count error. Least count error is because of the instrument, your instrument that you are using, so that is the least count error. अब हम सबसे पहले देखते हैं systematic error क्या होते हैं हमारे, ठीक है।
सो सिस्टमेटिक एरर आर इन द वन डायरेक्शन एरर, ठीक है। तो सपोज ये मेरा है, ये मेरा ट्रू वैल्यू है। अब ये सारे एरर जो है मेरे एक ही डायरेक्शन में आ रखे हैं, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ऑल द एरर्स आर कमिंग इन, ठीक है। या तो इस डायरेक्शन में आ गए, या ये सारे के सारे एरर इस डायरेक्शन में आ गए। सो दिस इज व्हाट इट इज़ नॉट हैविंग द एक्यूरेसी बट इट इज़ हैविंग वेरी हाई प्रिसीजन। सो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है मेरा, लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन, कि मेरे सारे के सारे एरर जो हैं मेरे, ये मेरा मे बी यहाँ पे काफ़ी दूर दूर भी आ जाए, बट सारे के सारे मेरे आसपास आने चाहिए। दैट शोज़ के मैं या तो कुछ गलती कर रहा हूँ रीडिंग लेने में, या मेरा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं हो रखा, ठीक है, या दोज वर द रीज़न कि मेरी सारी रीडिंग पास रही हैं, लेकिन मेरी सारी रीडिंग पास रही है बट सारी की सारी ट्रू वैल्यू से दूर है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द सिस्टमेटिक एरर। ये एरर हम लोग रिफाइन कर सकते हैं, वी कैन मेक दिस एरर, वी कैन रिड्यूस दिस एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। अनदर एरर इज माई रैंडम एरर। रैंडम एरर कोई नहीं पता कर सकता बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन। सो आप एक बार रीडिंग लोगे आपकी कोई और वैल्यू आएगी, दूसरी बार रीडिंग लोगे कोई दूसरी वैल्यू आएगी। सो इट इज़ जस्ट के इट इज़ नियर टू द ट्रू वैल्यू, सो ये ट्रू वैल्यू के आसपास रहेगा, बट इट इज़ एवरी टाइम इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, एवरी टाइम इट इज़ गोइंग टू गिव यू ट्रू डिफरेंट वैल्यू। सो रैंडम एरर इज हैविंग हाई एक्यूरेसी नियर टू द ट्रू वैल्यू, बट प्रिसीजन इसका नहीं होता, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर का हाई प्रिसीजन बट लो एक्यूरेसी। नाउ सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वन डायरेक्शन में होते हैं, जैसे ये तो मल्टीपल डायरेक्शन में हो रहा है ना, कहीं पे भी छितराए हुए हैं, ये सारे के सारे मेरे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर इन वन डायरेक्शन। और कौन कौन से होते हैं मेरे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स कि आपका इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग दे रहा है। सपोज आपका थर्मामीटर जो बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है 104 दे रहा है एवरी टाइम, ठीक है। सो एवरी टाइम यू आर मेजरिंग इट, सो एवरी टाइम इट इज़ गिविंग 104, दैट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ 100 इट इज़ कैलिब्रेटेड टू 104, सो दैट्स वाई इट इज़ गिविंग 104। सो दैट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड इंस्ट्रूमेंटल एरर इज द जीरो एरर। जीरो एरर कि आपके सपोज हमने वर्नियर स्केल में वी हैव नॉट स्टडीड इन वर्नियर स्केल जीरो एरर, बट एनीवेज आप वही सेम वीडियोस देख सकते हैं मेरे, उसमें मैंने मेन वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ, बट जीरो एरर में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सपोज दिस इज़ योर मेन स्केल एंड दिस इज़ योर वर्नियर स्केल, ठीक है, मेन स्केल और वर्नियर। और यहाँ पे जो मेन स्केल का जीरो है, इफ़ इट्स कोइंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल जीरो, देन वी कैन से इट इज़ नॉट, नो जीरो एरर इज़ देयर, zero error is there. But if it is not coinciding, suppose now this is your main scale and this is your vernier scale, आपका ये मेन स्केल का एरर है एंड दिस इज योर वर्नियर स्केल, this is your vernier scale 0 and this is your main scale 0. Now this 0 is not coinciding, it is going to create a zero error. So now जो भी आपकी रीडिंग आएगी that is a excess reading because ये ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, इट इज़ अ एक्सेस रीडिंग। और जीरो कैन बी दिस साइड ऑल्सो और दिस साइड ऑल्सो, आपका जीरो इधर भी लेफ्ट साइड भी हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ जीरो एरर, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लेस रीडिंग और द एक्सेस रीडिंग विच यू, बट यू नो कि वो सारी की सारी जो रीडिंग आएंगे दैट इज़ क्वाइट नियर, कि मुझे पता है कि उसमें जीरो एरर है, सो दैट मीन्स सम एक्सेस वैल्यू इज कमिंग इन, सो आई कैन रिड्यूस इट डाउन। जैसे मेरे को जीरो एरर पता लगेगा इन माई फाइनल आंसर, आई कैन इफ इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर आई कैन रिड्यूस दैट वैल्यू, इफ इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर आई कैन ऐड अप दैट वैल्यू, ठीक है। सो बट आई नो I could able to refine my observation, ठीक है। So it is we can say imperfect design or the so instrumental error कैसे आते हैं, it is because of the imperfect design or the calibration of the measuring instrument जो आपका है, ठीक है, कि जीरो एरर आ गया आपका in the instrument और inadequately calibrated like 104 degree of boiling point दिखा रखा है, and again this vernier caliper का zero mark is not aligning with your main scale, so that is what because of the instrumental error. Second is your आपकी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर है दैट इज़ नॉट राइट, कि आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो हमेशा आपको कम रीडिंग या ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। योर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज़ नॉट राइट। फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, सो टेम्परेचर कैन बी टेकन इट फ्रॉम योर माउथ और फ्रॉम योर आर्मपिट। सो इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द आर्मपिट, सो टेम्परेचर इज ऑलवेज लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर बॉडी। सो सपोज आपकी बॉडी अगर देखें तो आपका टेम्परेचर अगर 98.4 है, सो अगर इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम आर्मपिट, सो इट विल ऑलवेज शो 97.6, ठीक है, इट विल ऑलवेज शो अ डिफरेंस ऑफ सम वैल्यू, बट ऑल दिस वैल्यू विल बी नियर बाय 97.7, 97.6, 97.5, like all this value will be quite near, ठीक है, but you know कि the temperature will be lower if you're taking it from the armpit, ठीक है। So that is what we are having it in the imperfection in the experimental technique में ही आपका imperfection है, ठीक है। That also you can, if you know कि आप आर्मपिट से ले रहे हैं, you know कि हमेशा 1 डिग्री कम आएगा, ठीक है, सो यू कैन एडजस्ट दैट। आप आर्मपिट से ले लें, उसके बाद 1 डिग्री उसमें ऐड कर दें, सेट विल बी नियर टू योर ट्रू वैल्यू, ठीक है। सो दीज एरर यू कैन ईजिली रेक्टिफाई देम। थर्ड इज योर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मीन्स कि आप कोई रीडिंग देख रहे हैं, सो दिस रीडिंग, सपोज दिस रीडिंग इज कोइंसाइडिंग, सपोज ये
मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया. सो ये मेन स्केल की रीडिंग इज कोइंसाइडिंग विद दिस. अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, सपोज यू आर सीइंग इट फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, अगर आपकी इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख सकता है, आपको ये वेरिएशन, ये इसकी जो कोइंसाइडिंग हो सकती है, कोई और वैल्यू कोइंसाइड करती हुई दिख सकती है आपको वर्नियर स्केल की. अगर यहाँ पे 5 कोइंसाइड कर रही है, अगर आप राइट साइड से देखेंगे आपको 6 दिखेगी. अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे, अगर आप लेफ्ट साइड टेंडेंसी आपके देखने की, यू विल सी द 4 वैल्यू कोइंसाइडिंग विद दिस मेन स्केल रीडिंग. सो दैट बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअल बायस, ठीक है, और द लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स और द इंडिविजुअल केयरलेसनेस जो हमारे जो पर्सनल एरर को अकाउंट करते हैं, ठीक है. दीज आर द थिंग्स. सो फॉर इंस्टेंस अभी हमने एग्जांपल देखा पैरेलैक्स का. अगर आप राइट से देख रहे हैं, लेफ्ट से रीडिंग ले रहे हैं, सो दैट विल क्रिएट अ पैरेलैक्स बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल बायस दैट यू आर हैविंग व्हाइल टेकिंग द रीडिंग. सो बट दैट ऑल्सो कैन बी रेक्टिफाइड. सो सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इंप्रूव कर दो, या फिर आप फाइनल उसमें एडजस्ट कर दो, या फिर आप बेटर इंस्ट्रूमेंट ले आओ, ठीक है. यू कैन गेट द बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, उसका अच्छा कैलिब्रेशन करा लो, या फिर रिमूविंग योर पर्सनल बायस, ठीक है. एज फार एज पॉसिबल यू कुड एबल to reduce your systematic error. Now random errors क्या होता है ना, these are all the irregular error, ठीक है. you'll not know the reason behind the random errors. आपको random errors के पीछे के कोई रीज़न नहीं पता लगेंगे, ठीक है. these are unpredictable fluctuations because of your unpredictable fluctuation in temperature, voltage or mechanical vibration in the experimental setup. So these are unbiased error. Only way is to take multiple readings and take the mean of that. That is the only way to reach near to the true value. Otherwise it is not possible to reduce down this errors, ठीक है. Even if you take here, it's been mentioned, if even the same person will take the same observation multiple times, he may get different reading every time without any reason. आपको पता भी नहीं होगा क्या रीज़न है, ठीक है. अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर का मतलब कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट ही इतना है कि वो जो बीच की वैल्यू है मेजर नहीं कर पाएगा. फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये वाला स्केल देखूँ, इफ आई एम सीइंग दिस स्केल, अब इस स्केल में जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ द लीस्ट काउंट ना. इन दोनों के अगर या तो वो ये वैल्यू मेजर करेगा या ये वैल्यू. अगर मेरा जो मेजरिंग वैल्यू है इन दोनों के बीच में आ गया तो व्हाट आई विल टेक, आई माइट टेक 9.5, ठीक है, और आई माइट टेक 9.5 नहीं, आई टेक 9 और 10 ले सकता हूँ. अब 9 और 10 लिया और ये वैल्यू कुछ 9.4 है, तो इफ़ आई एम टेकिंग दीज वैल्यू, सो दिस क्रिएट एन एरर और इट विल गेट प्रोपोगेटेड. सो दैट इज़ अ लीस्ट काउंट एरर, बिकॉज माई इंस्ट्रूमेंट इज़ के जो रिजोल्यूशन है दैट इज़ नॉट गोइंग अलॉन्ग विद माई जो मेरे मेजरमेंट आ रही है, जैसे इन दोनों के बीच में आ रही है. अब इसमें मैंने रेजोल्यूशन कम कर दिया, ठीक है, इसमें रेजोल्यूशन कम कर दिया, आई विल गेट द लेस एरर. अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर मैं 9 ले रहा हूँ तो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ एरर, ठीक है, और 10 भी ले रहा हूँ तो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ एरर. अब इसमें देखो आपको ये और आपने ब्रेक डाउन कर दिया 8 और 9 को, एक और बीच में ले आए, तो नाउ यू हैव रिड्यूस्ड डाउन द एरर, ठीक है. यहाँ पे ये इतना सा एरर रह गया बस. आप यू कैन राइट इट डाउन 8.5, ठीक है, आप 8.5 लिख सकते हैं इस रीडिंग को, तो एरर थोड़ा कम हो गया. और आपने फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फॉर इंस्टेंस 8 और 9 के बीच में, यू जस्ट फर्दर ब्रेक डाउन द रेजोल्यूशन. आप और भी क्लोज डाउन एरर कर सकते हैं. अब यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट आएगी, यू कैन राइट इट डाउन 11.8, और भी आपने 0.2 का रेजोल्यूशन लिया है. यहाँ पे 0.5 का रेजोल्यूशन था, यहाँ पे 1 mm का रेजोल्यूशन था. तो एज यू आर डिक्रीजिंग द रेजोल्यूशन यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एक्यूरेट एंड योर एरर इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है. सो नाउ लीस्ट काउंट एरर is the error that is associated with the resolution of the instrument. जितना resolution छोटा होगा उतना कम error होगा. So for instance वर्नियर कैलिबर का जो least count होता है that is 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 mm, ठीक है. So any value you can take. and जो मेरा स्क्रू गेज होता है स्फेरोमीटर, उसका होता है 0.001. So अगर जितना छोटी वैल्यू होगी, सो जितना छोटा आपका रेजोल्यूशन होगा उतना आपका लीस्ट काउंट एरर कम होगा. द लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द रैंडम एरर्स, बट इट अकर्स विद बोथ सिस्टम. ये जो होता है लीस्ट काउंट एरर, इट इज़ बोथ सिस्टमेटिक और रैंडम एरर्स, बोथ तरीके से आ सकता है. इफ़ यू मेजर if we use a meter scale for the measuring of the length, it may be the graduation of 1 meter scale. जैसे हमने देखा ना, इसमें हम लोग केवल या तो इसको 9 लिख सकते हैं 10, तो ये 1 mm का इसमें ही हमारा रेजोल्यूशन है, 1 mm तक ही रेजोल्यूशन है, तो आई कैन राइट इट डाउन 9 और 10 ओनली, ठीक है. सो आई कैन नॉट हैव द वैल्यू 9 point something बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वैल्यू. सो आई राइट डाउन द श्योरिटी वैल्यू इज 9, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट माई लीस्ट काउंट एरर. बट एक्चुअली जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें लीस्ट काउंट एरर कम हो जाता है, माई लीस्ट काउंट एरर इज़ लेस. सो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट अगेन कॉस्ट होता है उसमें, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव.
तो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन कि आप कितना एरर एकोमोडेट कर सकते हैं और कितना आप स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है. यू हैव टू एकोमोडेट दैट्स बीन रिटन कि यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ऑफ हाई प्रिसिशन, इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ठीक है, बट इट इज़ कमिंग विद द कॉस्ट ऑल्सो. So we can another way is to reduce the least count error is to get the high precision equipment, but high precision equipment comes with a high cost. Another way is repeating the observation several times and taking the arithmetic mean, which is going to give you close to the true value. So this technique is now we are going to use repeating the experiment. हम लोग जो observation लेते हैं will not take one observation, will take multiple observation and will take a mean of those observation to get near to our close value, ठीक है. जितना हमारा number of observation बढ़ जाएगी उतनी हमारी tendency to reach near the true value is going to get increased. So this technique we are going to apply in calculating our next part, which is my absolute error, relative error and the percentage error, ठीक है. So आज के लिए इतना बहुत है. सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी मोर इनटू द एरर्स देखेंगे. अब एरर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और फिर देन वी आर गोइंग टू सी के प्रोपगेशन कैसे होता है एरर का, ठीक है. अगर कोई एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, अगर पावर में कोई फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है, तो हाउ द एरर गॉट प्रोपगेटेड इनटू इट. फिर ठीक है, एरर भी लिख दिया, फिर एरर को भी हमारे को कि इट शुड बी रिटन डाउन इन द प्रॉपर मैनर. इट इज़ नॉट लाइक आपने एरर को भी लिखा बट द वैल्यू जो होंगी उसके अंदर कुछ एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए दैट with the error you could able to say कि okay I have a confidence in this value but I don't have a confidence in this value. Suppose I am writing down 7.678. So if you say कि plus minus 0.003, so in this you can say I have a confidence in these two value, I don't have a confidence in this value. So that has been told to you by the significant figures, ठीक है. So significant figure will give you the will solve the problem of कि जो मेरी वैल्यू मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, so इसमें मेरे को जो my confidence is up to what level, ठीक है. that is what my significant figure is going to tell कि my confidence is up to this. अगर मेरे पास 7.678 लिखा हुआ है, so my confidence is up to this level, ठीक है. जो लास्ट की डिजिट होती है दैट इज अनसिग्निफिकेंट, इसके अंदर एरर के चांसेस हैं. इट कैन वेरी विद द जो भी हमारा एरर की हमारी जो वैल्यूज़ होंगी, इट कैन वेरी विद दैट, बट जो पहले की 3 वैल्यू है इट इज सिग्निफिकेंट. सो सिग्निफिकेंट फिगर से हमारे को एक यूनिफॉर्मिटी आती है कम्युनिकेशन में कि कितना मैं श्योर हूँ अपनी मेजरमेंट में, ठीक है. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कमिंग पार्ट्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरर. विल ट्राई टू गो मोर इन टू द एरर. अब विल सी मेजरली इसमें प्रोपगेशन ऑफ एरर इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे. एंड आई थिंक लेट्स सी कि इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है हमारा. विल सी द एरर्स देखेंगे. एरर्स के बाद propagation of error आ गया. we'll see some questions, then we are going to see the scientific significant figures. we'll see the way of counting the significant figures. सबसे पहले important है वो चीज़ काफ़ी कि significant figures किस तरीके से count करनी है. then we are going to see the important thing is this where is this this one, scientific notation. the concept of scientific notation देखेंगे in the significant figure. so that is again an important thing. and then we are going to see the rules of counting the significant figure and arithmetic operations में how we are going to take the significant figure in the arithmetic operations, ठीक है. and then उसके बाद we are going to go into the dimensions of physical quantities. that is again an important topic which has been asked in many exams. so इसके बाद ये important topic रह जाएगा हमारा dimension of physical quantities, ठीक है. so next lecture में मिलते हैं. next lecture में हम लोग errors finish करेंगे और मे बी हम लोग significant figures भी start कर देंगे, ठीक है. so okay, all right, thank you.